सुप्रभात। अच्छा, 11वीं। आज का टॉपिक है डेलेज फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। डेलेज के लिए क्या क्या फैक्टर देखेंगे डेलेज में परिवर्तन के लिए। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। अभिकारों को और उत्पाद की भौतिक अवस्था के लिए क्या क्या देखने को मिलते हैं फैक्टर। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में। इन दोनों के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? H2O गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो इसके लिए डेलेज का मान कितना है? -60। और अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गैसीय अवस्था में क्रिया करवा रहे हैं तो एक यहाँ पर लिक्विड स्टेट में बन रहा है, तो इसके लिए डेलेज का मान क्या है? -70। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो, दोनों समीकरण में समीकरण 2 ये वाला इक्वेशन ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है किसके कंपेयर में? फर्स्ट के कंपेयर में। तो समीकरण 1 गैस को समीकरण 2 में लिक्विड में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर एक गैसीय अवस्था में मान रही है, लेकिन अगर इसको हम गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं तो यहाँ पर 10 एनर्जी को क्या करना पड़ रहा है? उसमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, समीकरण 1 से गैस को समीकरण 2 में लिक्विड में परिवर्तन करते हैं तो 10 एनर्जी ले लिए, जिससे गैस लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से इसको कंडेंस कर रहे हैं तो क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो लिक्विड फॉर्म में जब आ गया तो अतः देखो क्या बता, इक्वेशन 2 मोर नेगेटिव है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। कौन? जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। इस प्रकार डेलेज का परिवर्तन देखने को मिलता है किसमें? अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक अवस्था में, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट में। आ गया समझ में कि यहाँ पर इसका मान नेगेटिव मतलब -60 में क्यों आया और इसका मान -70 में क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये गैसीय स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक, अब यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं तभी ना इसका मान 10 बढ़ा है इससे। अब सेकेंड है एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, अभिकारकों का अपरूपीय रूपांतरण। हम तो जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच में एंथैल्पी में परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसको देखेंगे। क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। अगर हमारा कार्बन ग्रेफाइट रूप में लें और ऑक्सीजन को गैसीय अवस्था में लें और इन दोनों के बीच क्रिया करवाएं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। और सेकेंड में अगर कार्बन को हम लोग हीरा के रूप में लें, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट के रूप में लेते हैं और यहाँ पर कार्बन के अपरूप को हीरा में लेते हैं और इसको ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में इनके बीच में क्रिया करते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैसीय फॉर्म में। लेकिन चेंजेस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ एंथैल्पी के मान में दोनों में चेंजेस कहाँ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट के रूप में है, यहाँ कार्बन हीरा के रूप में। अगर इसके लिए डेलेज का मान कितना है? -393.5 किलो जूल और इसके लिए -395.4 kg। देखो क्यों, इसका रीज़न सुनो। ग्रेफाइट जो क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। और जबकि हमारा ये कार्बन को जब हीरा के रूप में लें तो हमारा हीरा क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट में बॉन्ड फॉर्मेशन वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है। और हीरा में बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार इसमें डेलेज के मान में यहाँ इससे वृद्धि हो गई है। आ गया समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक अवस्था समझ आ गया। सेकंड पॉइंट अभिकारकों का अपरूपीय रूपांतरण, इसके अपरूप में चेंजेस को देखने को मिलता है। कहाँ? डेलेज के मान में। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। हम यहाँ पर रिएक्टेंट की मात्रा को देखेंगे कि रिएक्टेंट की मात्रा को किस अमाउंट पर हम लोग ले रहे हैं जिससे कि डेलेज के मान में चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 मोल है, ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए आधा के लिए ले रहे हैं, ये दोनों गैसीय स्टेट में, तो यहाँ पर क्रिया करवा रहा है तो क्या बन रहा है? वाटर।
लिक्विड फेज में बन रहा है। और इसके लिए डेल एच का मान कितना होता है -286 किलो जूल मोल -1। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर उसी को हम लोग मोल कितना ले, इसके अमाउंट 2, अमाउंट मतलब मात्रा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पर दो मोल मिले, कब के कंडीशन में, गैसीय स्टेज में, और ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेज में है, इन दोनों के बीच क्रिया करवाएं तो क्या हुआ, यहाँ भी वाटर बन रहा है लिक्विड फेज में, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ 2 मोल बन रहा है और यहाँ पर 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल बनने के कारण इसकी मात्रा इतनी होगी, लेकिन यहाँ पर 2 मोल बनने के कारण इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, -572 किलो जूल मोल -1। इसलिए यहाँ पर अभिकारकों की मात्रा में चेंजेस देखने को मिल रहा है डेल एच के मान में, जो कि किसको प्रभावित कर रहा है, डेल एच के लिए। अब आगे क्या है, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ताप और दाब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखते हैं। पहला, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में। अगर इन दोनों के बीच हम लोग 25 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर क्रिया करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के रूप में। तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है और इसके लिए डेल एच का मान कितना पाया जा रहा है, 184.6 किलो जूल मोल -1। लेकिन उसी को यहाँ पर ताप को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अगर 25 अंश सेंटीग्रेड से हम इसको क्या कर देते हैं, 75 अंश सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो भी हमें 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है गैसीय स्थिति में। लेकिन यहाँ पर ताप को बढ़ जाने के कारण इसके लिए डेल एच का मान क्या हो जाता है, 184.4 किलो जूल मोल -1। यहाँ पर कितना पाया था, 0.6 और इधर 0.4, सिर्फ 2 का अंतर है, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न ताप और दाब पर होती है। हमारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वो विभिन्न ताप और दाब पर होती है। तो इसके लिए एक ताप मानक ताप लेते हैं और एक दाब मानक दाब। मानक ताप के लिए 298 केल्विन और जो मानक दाब होता है वो कितना लेते हैं, 1 वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रकार अगर हम किसी भी रासायनिक क्रिया को मानक ताप और मानक दाब पर करवाएं तो अभिक्रिया की एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, मानक एंथैल्पी, जिसको किससे शो करते हैं, डेल 0 एच। एच यहाँ पर किसको शो करता है, एंथैल्पी को। तो यहाँ पर 4 पॉइंट देख लिए। थर्ड है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सबसे लास्ट देखेंगे सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब सॉल्वेंट के लिए यहाँ पर देखेंगे, यदि हम कोई 2 गैस का रिएक्शन ड्राई कंडीशन में करवाते हैं तो डेल एच का मान अलग, और अगर उसी अभिक्रिया को हम मॉइस्चर नमी की उपस्थिति में करें तो डेल एच का मान में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर हम इन यहाँ पर किस में चेंजेस आ रहा है, कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में और मॉइस्चर कंडीशन, एक नमी की उपस्थिति में अगर क्रिया करवाएं तब हम लोग को डेल एच के लिए फैक्टर देखने को मिलेगा, और इसके लिए ड्राई कंडीशन में करवाएं तो हमको डेल एच के लिए फैक्टर देखने को मिलेगा। इस प्रकार ये डेल एच में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए फैक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर 5 पॉइंट देख लिए। क्या क्या देख लिए, सबसे पहला देखे थे अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, दूसरा देखे थे अभिकारकों का अपरूपीय रूपांतरण, और तीसरा देखे थे अभिकारकों की मात्रा, चौथा देखे थे तापक्रम व दाब की अवस्था। तापक्रम के लिए अगर अलग अलग टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस डेल एच के मान में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। कम तापमान के लिए कम, अधिक तापमान के लिए अधिक, और सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब सॉल्वेंट की कंडीशन में, एक ड्राई कंडीशन में और एक मॉइस्चर की कंडीशन में। ठीक, धन्यवाद।